Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है. उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आप साइंस के सारे चैप्टर्स क्लास 8 के क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर लास्ट चैप्टर लाइट तक सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है. अब तो आपके लिए रिविजन वीडियोस तक आने लगे हैं. तो डियर स्टूडेंट, देर किस बात की, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, because we bring these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here. तो let's start our today's chapter which is force and pressure. हम ये चैप्टर का आज करने वाले हैं ओवरव्यू रिवीजन, जिसमें मैं आपको लाऊंगी बहुत सारे स्मॉल शॉर्ट आंसर्स, और साथ ही साथ ये वाला जो है ये है आपके कुछ चीज़ें जो कि भाई आपको रिमेंबर भी करनी होती हैं. और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो हम फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड करने वाले हैं. तो फटाफट जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बिकॉज वी ब्रिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज़ ओनली फॉर यू. ओके, तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं फोर्स एंड प्रेशर के. तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है डियर स्टूडेंट्स, और फटाफट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट. जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस पूरे सेशंस में पूछूंगी उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो में कितना कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों के बारे में आता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज. जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइंस की भाषा में अगर हम किसी को भी पुल या पुश करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं आपका फोर्स. तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का फोर्स, ठीक है. सेकेंड देखो डियर स्टूडेंट, फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डैश. फोर्स के बाद मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ फोर्स के बाद एक और चीज़ होती है जो कि होती है आपकी डायरेक्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम्स में आता है. तो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स हमेशा किससे आपकी एक्सप्रेस की जाती है, आपके मैग्नीट्यूड से. नेक्स्ट आपके यहाँ पे लिख रखा है, what can bring change in state of motion of an object. क्या, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी शेप और उसकी स्पीड में जब कोई चेंज लाता है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है जो चेंज लाती है, वो है हमारी फोर्स, ठीक है. नॉट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जैसे कि मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारे टाइप के प्रेशर्स होते हैं, राइट. तो प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. देन आपके नेक्स्ट है, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. हमने दो टाइप की फोर्स पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमने पढ़ी थी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी हमने पढ़ी थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूँ, ऐसी फोर्स जिसको फोर्स लगाने के लिए टच होना ज़रूरी है. और अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्स जो विदाउट टचिंग फोर्स अप्लाई कर रही है. जैसे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ूँ तो जब आप एक चीज़ आयरन को जैसे मैग्नेट के पास लाते हैं, थोड़ा सा भी पास लाते हैं, वो आयरन उसके मैग्नेट के पास अपने आप आ जाता है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें मैग्नेट जबरदस्ती चिपक नहीं रहा है, वो खुद उसके पास आ रही है अट्रैक्शन की वजह से. देन इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट को रब करके उसे चार्ज कर देते हो, और फिर जब आप उस एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हो तो अट्रैक्शन होता है विदाउट टचिंग. तो ये भी क्या हुई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुई. अगर आपको फोर्सेस के बारे में और जानना है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जस्ट गो टू आप साइंस क्लास 8 प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाके देखो सारे ही फोर्स एंड प्रेशर्स के वीडियो जो कि बिल्कुल एकदम अच्छे से सीक्वेंस वाइज अवेलेबल हैं. तो डियर स्टूडेंट, गो एंड वॉच द वीडियो सो दैट योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फोर्स विल बी क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन. जब सेम डायरेक्शन में ही आपकी फोर्स अप्लाई की जाती है ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है. जब डियर स्टूडेंट आपके सेम डायरेक्शन में
फोर्स अप्लाई की जाती है तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा फास्ट मूव करता है, फोर्स एक दूसरे के साथ एडेड हो जाती है जिससे कि आपका और भी ज़्यादा जो है फोर्स लग जाती है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। उसके बाद है फोर्स कैन ब्रिंग चेंज इन डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टेट ऑफ मोशन में डियर स्टूडेंट्स सब आ जाते हैं, आपका शेप आ जाता है, आपकी स्पीड आ जाती है और साथ ही साथ आपकी फोर्स आ जाती है। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन एंड शेप। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स जिसको फोर्स अप्लाई करने में टच होने की ज़रूरत पड़ रही है, कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये वाली फोर्स हमारे पास है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाली फोर्स, मस्कुलर फोर्स भी हमारे पास है ना, फ्रिक्शन है। इन सब में हमें क्या हो रहा है, टच हो रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन डिस्टेंस एक ऐसी फोर्स होती है, जैसे सपोज अगर आप बॉल नीचे फेंकते हो ना, कभी कभी क्रिकेट खेलते होगे, कभी स्लो बॉल फेंकी तो अपने आप रुक जाती है थोड़े समय बाद, क्यों, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने पहले भी आपको बताया, अभी बता देती हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसमें आपको मैंने दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है डीएस में, आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो नीचे ही गिरेगा। इसमें ग्रेविटी जानबूझ के ऑब्जेक्ट को छू नहीं रही है, ग्रेविटी के पावर इतनी है कि ऑब्जेक्ट उसके पास नीचे आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी आपकी कौन सी फोर्स हुई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुई। देन आपके पास 12th क्वेश्चन है, बैट्समैन हिट्स द क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्टॉप ड्यू टू। तो अब क्या होता है, एक बैट्समैन होता है जो कि क्रिकेट बॉल को हिट करता है, वो ग्राउंड में रोल करती है, थोड़े समय बाद वो अपने आप रुक जाती है। बॉल क्यों रुकी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो जहाँ जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई की जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स से आपका ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट आपने ज़्यादा तक देखा होगा, जब भी आप कैरम बोर्ड में कैरम खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, पाउडर पहले रख देते हैं थोड़ा, ताकि स्लिपरी बन जाए, आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप खेलते हो ना, जब आप मारते हो तो आपका एकदम बिल्कुल अच्छी तरह वो स्मूथली जाता है, ठीक है। Now see the next question is given, dear students, when two of forces applied on an object are equal and opposite, then these forces, तो डियर स्टूडेंट जब दो फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं एक ऑब्जेक्ट में जो कि इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ठीक है, मतलब दोनों फोर्स अप्लाई किए जा रही हैं, जो कि एक आपका फ्रेंड उधर से अप्लाई कर रहा है, एक इधर से अप्लाई कर रहा है, और दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, देन दीज फोर्स may move the object, may stop a moving object, may move the object and also cause change in its shape, do not move the object but may cause change in its shape। हाँ, अब सपोज मान लो डियर स्टूडेंट आपके पास एक खाली बॉक्स है, आप और आपके फ्रेंड्स दोनों उसमें एकदम ज़बरदस्त जोड़ लगा रहे हैं, एक उधर से लगा रहा है, एक उधर से लगा रहा है। जैसे मैं अब आपको अगर एग्जांपल देके बताऊं तो देखो, सपोज मान लो ये है ये है आपका खाली बॉक्स, ठीक है, ये देखो ये खाली बॉक्स है, आपका एक फ्रेंड जो है यहाँ से जोड़ लगा रहा है और आप जो है यहाँ से जोड़ लगा रहे हो, ठीक है। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पहले तो पिचक जाएगा, है ना, पूरा, क्योंकि वो खाली बक्सा है कार्डबोर्ड का, ठीक है, वो पिचक जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो किसका डिफरेंस होता है, दोनों फोर्स का, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो आ जाएगी अगर इक्वल है ना। तो डियर स्टूडेंट इसलिए आपका जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और साथ ही साथ उसकी शेप चेंज हो जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मतलब बहुत मोटा ऑब्जेक्ट, अगर आपका पतला ऑब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्वियसली शेप चेंज होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जिसमें जो है आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, आपको छूने की आवश्यकता पड़ रही है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है मस्कुलर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा पहले मेरे को कोई ये बताओ कि भाई मस्कुलर मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स से जो आपका मैग्नेट होता है वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, इसमें उसको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आयरन खुद उसके पास आ रहा है, ठीक है। देन अगर मैं मस्कुलर फोर्स की बात करूँ, आप किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज मान लो आपका पेन का केज चाहिए, ठीक है, आप अपने पेन के केज को हाथ लगाओगे फिर ही उसको खींचोगे ना, ऐसे तो खींचोगे नहीं कि भाई पेन का केज आ जाए और वो आपके पास आ जाएगा, नहीं आएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स।
पहले मेरे को बताओ कि फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स नाम की फोर्स पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से फेंकोगे नीचे गिरेगा। ग्रेविटी जानबूझ के पकड़ कर नहीं ला रही है उसको, ग्रेविटी के पास वो खुद आ रहा है, ग्रेविटी की पावर की वजह से, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मस्कुलर फोर्स होना चाहिए, क्योंकि मस्कुलर फोर्स मतलब अगर आपको पेन केज को लाना है अपने पास तो आप पक्का उसको हाथ लगा के अपने पास खींचोगे, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई ऊपर से आपका खींच रहा है वो पेंसिल केज, आपको खुद ही लाके उसको उठाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसमें आपका कांटेक्ट हो रहा है, और इसी को हम कौन सी फोर्स कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। नाउ नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स? फ्रूट सपोज मान लो आपका ट्री के ऊपर से गिर रहा है, कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तो। कोई भी चीज़ ऊपर है वो नीचे गिरेगी अंटिल इट इज प्लग्ड। जब तक आपका फ्रूट प्लग्ड नहीं है और आपने उसको नीचे फेंका तो वो गिरेगा ही गिरेगा नीचे, ऊपर तैरेगा नहीं, ऊपर स्पेस नहीं है, नीचे अर्थ के पास ग्रेविटी है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर को हम किस में नापते हैं? पास्कल में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विच फोर्स एक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड पुल द आयरन ऑब्जेक्ट? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि आयरन ऑब्जेक्ट को खींचती है। देन डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने एसआई यूनिट ऑफ मोशन नहीं पूछा है, मैंने एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। देन व्हाट इज द मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मैंने अभी भी बताया जिसमें आपकी मसल्स का एक्शन होता है ना, मतलब आप ना जैसे बहुत बड़ा टेबल खिसका रहे हो तो टेबल खिसकाने में आपकी मसल्स इस्तेमाल हो रही है। और मस्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। Then next is what is the relation between direction of the force of friction and the direction of the motion? क्या रिलेशन है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन की और डायरेक्शन ऑफ द मोशन की? देखो इसमें फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल जा रही है ना, जिस मोशन में वो बॉल जा रही है उसके हमेशा अपोजिट मोशन में ही आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सपोज मान लो कि आपकी बॉल जो है क्रिकेट ग्राउंड में आपने फेंकी, हाँ, तो रोल होकर जा रही है बाउंड्री में, लेकिन अचानक से वो रुक गई, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट साइड से एक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सिंपल सी फोर्स है, आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो। अपनी कंघी लो, कंघी को अपने ड्राई हेयर्स में रब करो, ड्राई हेयर्स में रब करने के बाद अपने पेंसिल के छिलके लो और उसमें अपने कंघी को रख के देखो, जो पेंसिल के छिलके होंगे खुद अट्रैक्ट होने लग जाएंगे कंघी में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मैंने एक्सपेरिमेंट भी कराया है, शॉर्ट्स ऑल ओवर एनसीईआरटी के शॉर्ट्स में जाओ और वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट देखो, जो मैंने घर में खुद करा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बेसिकली उसमें जब आप लाइक चार्जेस होते हैं दो, अगर आपने दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया और दोनों सिमिलर क्वालिटी के, जैसे बैलून को चार्ज कर दिया और बैलून को चार्ज कर दिया, तो वो दोनों रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, बट अनलाइक चार्जेस यानी कि एक बैलून चार्ज है और एक स्केल चार्ज है, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक चीज़ चार्ज है तो वो तो अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सिंपल सी फोर्स है एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन द अदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब आपकी कंघी चार्ज होती है तो कंघी जानबूझ के जा के छिलकों को अपने ऊपर नहीं चिपका रही है, कंघी में खुद छिलके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एट्रैक्शन, क्योंकि वो चार्ज है, वो खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बिगिन्स टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून वी ओपन द टैप, दिस हैपेंस ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई जो भी चीज़ ऊपर से है आ रही है वो नीचे गिरनी ही गिरनी है, न्यूटन का लॉ है, क्योंकि नीचे गिरेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो साउथ पोल इज साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डिस्टेंस वो दोनों चार्ज है। अब आपको अगर मैं मैग्नेट की बात बताऊं, यहाँ पे देखो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम ऐसा कैसे हो गया कि साउथ पोल के साथ साउथ पोल रिपेल कर रहा है। अगर मैं वहाँ पे दो मैग्नेट बना रही हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये देखो दो मैग्नेट है, यहाँ पे प्लस साइन है यानी कि ये नॉर्थ पोल है और यहाँ माइनस साइन बना दिए, ये साउथ पोल है, ठीक है। मैं नॉर्थ पोल का एग्जाम्पल दे रही हूँ। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या होगा, एट्रैक्शन होगा या रिपेलेशन होगा?
और ऑब्वियसली रिपेल होगा, है ना। क्यों हो रहा है रिपेल? क्योंकि बेटा दोनों ही मैग्नेट चार्ज हैं, ये वाला साइड भी चार्ज है, ये वाला साइड भी चार्ज है, और दोनों सेम चीज़ है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर चार्ज बैलून को अगर आप चार्ज बैलून के साथ ले जाओगे तो वो हमेशा रिपेल करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझना है तो जाओ सम नेचुरल फिनोमिना के कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे मैंने चार्जेस के बारे में और अच्छी तरह समझाया है। वैसे फोर्स एंड प्रेशर आपका बेसिक है, जहाँ आपको चार्जेस आना ही आना चाहिए, ठीक है। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, हमेशा। अनलाइक चार्जेस आपके हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि नॉर्थ पोल को अगर आप साउथ पोल के पास ले जाओगे तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। चार्ज दोनों ही है लेकिन अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। समझ में आए? नेक्स्ट देखो, डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? इतना हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। फ्रिक्शन एक सिंपल सी फोर्स होती है जो हमेशा जहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगी। तो अगर मैं फ्रिक्शन का प्रॉपर आंसर बताऊं तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन द कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई द कटिंग ऑफ एज ऑफ द नाइफ शुड बी शार्प एज पॉसिबल। ये है कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, क्यों कटिंग जो होती है नाइफ की वो हमेशा शार्प होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए शार्प हमेशा? डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब आप किसी में प्रेशर अप्लाई करते हो ना, प्रेशर, कितना तगड़ा प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो किसी के सिर में, किसी चीज़ को दबाने के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको प्रेशर का, तो डियर स्टूडेंट आपका प्रेशर का क्या एग्जांपल हो सकता है? सपोज मान लो कि आपको ग्लू चिपकाना है, ठीक है। आप क्या करते हो, कोकुलर एक्टिविटीज़ करते रहते हो ना, कभी कभी पेंटिंग वगैरह हो गई तो आपको कुछ चीज़ चिपकानी है, तो आप क्या करते हो ना, जब ग्लू लगा दिया एक बार पूरा से प्रेस करते हो अच्छी तरह, है ना, प्रेशर अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो? जब मम्मी चाकू से कुछ चीज़ काटती है, सेब या सब्जी, अगर आपका चाकू की एज शार्प नहीं है तो नहीं कटेगा, है ना, वो नहीं कटेगा। लेकिन जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना उसे शार्प बनाओगे, उतना ज़्यादा वो आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेटर प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, द कटिंग एज ऑफ ए नाइफ शुड एज शार्प टू क्रिएट ग्रेटर प्रेशर इवन फॉर अ वेरी स्मॉल अप्लाइड फोर्स फॉर क्विक एक्शन, ताकि फट से कट जाए। आपने शेफ वगैरह को देखा होगा ना, उनके पास कितने शार्प नाइफ होते हैं कि वो एक बार में मतलब एनियन लेते हैं और उसको खट खट काट देते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास जो चाकू उसका शार्प एंड है, जिसकी वजह से मोर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। और जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा तो आपके सब्जियां, फल सब कट जाएंगी। आपने अगर वाटर प्रेशर के बारे में सुना होगा ना, जितना ज़्यादा वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर यानी कि अगर आपने मोटर लगा रखी है और बहुत तेज पानी आ रहा है तो इट कैन इवन कट योर फिंगर। आपको ये फैक्ट जान के बहुत हैरानी होगी, बट वो आपकी फिंगर तक काट सकता है, इतना ज़्यादा प्रेशर अगर पानी में हम लगाते हैं तो। कार्स एंड ब्रशेज आर एबल टू रन ऑन रोड्स, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो, कार्स और बसेस जो होती हैं वो रोड में चल पा रही है, वो रोड में जो है अच्छे से रन कर पा रही है। इसके लिए कौन सी फोर्स है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो इन दोनों को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह रोड में रन करा पा रही है। अगर सपोज मान लो आपकी कार की स्पीड इतनी तेज है कि भाई अचानक से आगे से कार आ गई, क्या करोगे? ब्रेक मारोगे। ब्रेक मारते समय क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स ही तो अप्लाई होगी। तो कार्स एंड बसेज आर एबल टू रन ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। टायर और रोड के बीच में तो फ्रिक्शन होता है, उसी की वजह से आपकी कार और बसेज जो हैं वो चल पाती हैं रोड में। इफ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीजेस, एरिया जिसमें आपकी फोर्स एक्ट कर रही है अगर वो डिक्रीज होता है, मतलब सपोज मान लो, अगेन मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, वही काटने वाला, अगर आपका एरिया जो है फोर्स जिसमें एक्ट कर रही है वो डिक्रीज़ हो गया, सब्जी कम है, छोटी सी सब्जी, हाँ, तो क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये बताओ, एरिया जिसमें आपको फोर्स अप्लाई करनी है अगर वो डिक्रीज़ हो गया,
जिसमें फोर्स एक्ट कर रही है वो डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपकी एरिया डिक्रीज हो रही है डियर स्टूडेंट्स। सपोज मान लो ना, आपको पता होगा ना, जो भी कुली लोग होते हैं ना, जो रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं, हमारा सामान ऊपर अपने सिर में लगा कर जाते हैं, उनके सिर में कितनी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती हैं। पगड़ियों का एरिया जो होता है ना बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है आपका प्रेशर जो है वो जो है हमेशा डिक्रीज होते रहता है। क्यों? क्योंकि आपका एरिया बड़ा है। अगर मैं वही कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ, अगर एरिया कम होता, अगर उनके सिर में कुछ नहीं होता, तो प्रेशर क्या होता? प्रेशर इंक्रीज होता, जिसकी वजह से उनका सिर भी दब सकता था, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स इज अप्लाइड टू सेपरेट सॉलिड पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक गिवन आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। कौन सी फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट करने के लिए? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सबने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा चीज़ों को चार्ज होती है, वो सारी चीज़ों को जो है अपनी तरफ खींच लेती है। तो पॉल्यूटेंट्स वगैरह को भी, अब सॉलिड पॉल्यूटेंट जो वगैरह है उन सबको भी अपने पास खींच लेगी, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल द बॉडीज ऑन द सरफेस नोन एज? जो फोर्स एक्ट करती है वो एक ही फोर्स होती है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, मानी कि ऑब्जेक्ट जो है नीचे ही नीचे आएगा। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर लिक्विड प्रेशर। जिसको हम लिक्विड प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट को? मोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन डैश डायरेक्शन। लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज या ऑल? लिक्विड अपवर्ड करेगा, डाउनवर्ड करेगा, साइडवेज करेगा या ऑल करेगा? डियर स्टूडेंट, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ ना, लिक्विड हर जगह जो है प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो साइडवेज हो, हर तरफ। The next question is, which type of force a person applies while pulling an object? एक ऑब्जेक्ट को पुल करते समय जो फोर्स पर्सन अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स आपकी अप्लाई की जाती है जब आप बड़े बड़े टेबल्स खिसकाते हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होती है, आपकी ताकत लगती है, आपका मसल्स जो है वो वर्क करते हैं, इसलिए आप खिसका पाते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मस्कुलर फोर्स होगा। वाई मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? क्योंकि आप कोई ऑब्जेक्ट को खिसकाना चाह रहे हो, तो आप ऐसे ही साइड से ऐसे एक्शन करोगे तो वो खिसक जाएगा, उसको आपको टच तो करना ही पड़ेगा ना खिसकाने के लिए, तो इसलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। बिकॉज मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीजेस। अगर एरिया जो है प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि भाई अगर कुली जो है अपने सिर से उतनी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ हटा दे तो क्या होगा, जो वो सामान अपने सिर में रखता है ऑब्वियसली उसको ज़्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो पगड़ी रखेगा ऊपर से इतनी बड़ी तो उसको इतना दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उसका एरिया है जिसमें फोर्स एक्ट कर रही है वो इंक्रीज हो रहा है, वो पूरा इंक्रीज है, और उसका क्या डिक्रीज होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका वहीं पे एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेशर एरिया उसका कम है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारी चीज़ें कर दो, बिकॉज वी ब्रिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज ओनली फॉर यू। और अगर आपने फोर्स एंड प्रेशर वाले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट जाओ, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 8th साइंस की, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सारे ही वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये फोर्स एंड प्रेशर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, तो अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके देख लो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।